अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है इसके नेम से। तो आपको तमाम कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। और अगर आपके कोई सजेशंस या कोई क्वेश्चन हुए मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इसकी स्टेटमेंट है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अभी हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये और वाजे हो जाएंगी। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाना है और हमने पॉइंट आउट भी करना है। पॉइंट आउट क्या करना है कि अगर इनमें कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो उनको हमने पॉइंट आउट भी करना है, उनके बारे में बता देना है कि ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी इनको बेसिकली आप सॉल्व करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को और इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप बताएंगे कि अगर इनमें कोई क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको हम सेपरेट कर देंगे, वो उसको पॉइंट आउट कर देंगे। अदरवाइज आपने इनको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, जो उसका बेसिक प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और उसी की मदद से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद कौन सी इक्वेशंस ऐसी हैं जो कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर हम इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक बात आपने जहन में रखनी है और वो ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ इस तरीके से, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इस पर कंडीशन होती है कि जो एक्स स्क्वेयर के साथ लिखा हुआ है ए, जो कि एक्स स्क्वेयर कॉफिशिएंट कहलाता है, ये 0 ना हो, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आप देखें इसमें जो वेरिएबल x आ रहा है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो ऐसी आपके पास इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल की आपको हाईएस्ट पावर 2 नज़र आती है, वो बेसिकली कहलाती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यानी हमने इन क्वेश्चंस को इसी जैसा बनाने की कोशिश करनी है। इनके दरमियान साइंस चेंज हो सकते हैं लेकिन अदरवाइज जो इनका सीक्वेंस है, यानी एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है, एक्स वाली टर्म्स बाद में आ रही हैं, कॉन्स्टेंट एंड पे आ रहा है और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, हमने इस तरह का सीक्वेंस फॉलो करके दिखाना है। तो हम कहेंगे कि हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं b को 0 कर दूं, यानी आपके पास कोई ऐसा केस आए कि उसमें x का कोफिशिएंट जो b हो वो 0 हो, तो इससे क्या होगा कि आप देख लें कि जब b 0 हो जाएगा तो जाहिर बात है वो x से मल्टीप्लाई होकर ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो एक तरह का ये कहेंगे कि आपके पास ये वाली टर्म ही नहीं होगी, x वाली टर्म। तो ये क्या चीज़ बन जाएगी? ये बन जाएगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको बोलते हैं हम प्योर फॉर्म, या आप इसको कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इस तरह की फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। अगर तो वो इसी तरह की फॉर्म में बन जाती है कि उसमें आपको एक्स स्क्वेयर भी नज़र आता है, एक्स भी नज़र आता है, सी भी नज़र आता है, तो हम उसे कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। और अगर वो इस तरह की फॉर्म में तो बन जाती है लेकिन उसमें ये एक्स वाली टर्म नहीं नज़र आती, यानी एक तरह का b 0 हो जाता है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर ये बीच वाली टर्म x वाली टर्म्स नहीं है। बाकी आपने ख्याल रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 2 नज़र आए, इससे बड़ी पावर कोई नज़र ना आए। और यहाँ पे जो ए बी सी लिखे हुए हैं ये बेसिकली यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ जो a लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, इधर ये जो इस x के साथ b लिखा हुआ है ये बेसिकली इस x का कोफिशिएंट है और एंड पे c का मतलब है खाली कांस्टेंट। तो आपको उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके पहले पार्ट पे जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने सबसे पहले इनको सॉल्व करना है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो आपको भी मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत आसान तरीका है, पहले वाला जो x है इसको x से भी और 3 से दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए प्लस x को प्लस x से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस x को -3 से करूँगा तो -3x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 7 की बारी है, प्लस 7 को x से करेंगे तो प्लस 7x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस 7 को -3 से करना है तो माइनस लिखूंगा, और 7 3 टाइम्स कितना होता है वो होता है 21, और यहाँ पे -7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने बस क्या करना है, इनको और मजीद सॉल्व कर लेना है। देखें ये -3x है और ये +7x है, तो आप पहले एक्स स्क्वेयर को वैसे ही उतार लें, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 7 में से आप एक तरह का 3 माइनस कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा 4।
और साथ x लिखेंगे और साइन बड़ी वैल्यू का 7 और 3 में से 7 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लगा दें। यहाँ पे -21 आ जाएगा और यहाँ पे -7 आ जाएगा। अब ये करने के बाद आपने देखना है कि ये जो -7 यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट, ये आपके पास राइट साइड पे है, इसको आप यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड पे मूव कर लें। तो ये -7 है, जब आप इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये +7 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -21 + 7 = 0। और अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो x² + 4x और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी एक तरह का आपने 21 में से क्या निकाल देना है 7 माइनस कर देना। और याद रखिएगा आपके पास साइन जो होगा वो बड़ी वैल्यू का ही आएगा, तो इसीलिए आपने उसी के लिहाज से चीज़ों को लिख देना है। तो 21 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 21 में से साइन माइनस किया और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 21 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन लगाएंगे और =0 आ जाएगा हमारे पास। तो अब आपने एक बात नोटिस की होगी, जहाँ तक सॉल्व करने के बाद अगर आप देखें, ये मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई थी तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे ही लग रही है। आप देखें यहाँ पे पहले x² आ रहा है, यहाँ पे भी x² है, बेशक इसके साथ a लिखा हुआ था, a का मतलब कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यानी यहाँ पे a की जगह पे 1 लिखा हुआ है, यानी ठीक है वो कॉफिशिएंट है। इधर x बीच में आना था, उसके साथ कोई कॉफिशिएंट b होना था, यहाँ पे आप देखें x है, उसके साथ एक कॉफिशिएंट +4 है और एंड पे कोई कांस्टेंट आना था, तो यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास क्या है वो है -14। साइंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें प्लस आ जाए या बीच में माइनस आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही कहलाती है, लेकिन आपके पास वेरिएबल्स की पार्ट्स और बाकी अरेंजमेंट इस तरह की होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी हुई है, तो आप इसको जस्ट ये लिख देंगे आगे कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो आप इसी चीज़ को दोबारा से लिख देंगे कि यानी आपने जो क्वेश्चन किया है, जो आपको इक्वेशन दी हुई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही बनती है, जो कि है x² + 4x - 14। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि देखें इसके अंदर जो मैंने आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका बताया था कि उसके अंदर x वाली टर्म्स नहीं होंगी, तो देखिए इसमें x वाली टर्म है, इसका मतलब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कर रही है, इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास का पार्ट नंबर 1। अब इसका करते हैं अगला पार्ट। तो ये मैंने अगला क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पर, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे और इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे और फिर बताएंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो आप देखें यहाँ पे ये दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, बीच में माइनस का साइन है, यानी यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। और आप लोगों को ये रूल्स पता होंगे कि जब यहाँ पे भी एक प्राइम नंबर हो, यहाँ पे भी एक प्राइम नंबर हो, तो एलसीएम बहुत आसानी से लिया जाता है, इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना होता है। अगर यहाँ पे दोनों में आपके पास कोई ऐसे नंबर्स ना हो जो कि प्राइम ना हो, या उनमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा हो, या वो किसी एक के टेबल पे आते हो, यानी इधर जो नंबर लिखा हुआ है वो आपके पास इसके टेबल में यहाँ पे जो नंबर लिखा वो आता हो, या इस नंबर के टेबल पे ये वाला नंबर आता हो, तो फिर चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ये सिर्फ तब होता है कि जब आपके पास यहाँ पे भी एक प्राइम नंबर हो, यहाँ पे भी एक प्राइम नंबर हो, तो फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख सकते हैं। तो क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, सिर्फ 1 और 3 पे डिवाइड होता है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, सिर्फ 1 और 7 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है आप इनको मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम लिख सकते हैं। तो 3 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21। अब आपको रूल याद है एलसीएम के कि जो आपके पास एलसीएम आ जाता है, फिर अब आपने ऊपर के किस तरह लिखना होता है कि आप देखें पहली फ्रैक्शन के नीचे लिखा हुआ 3, आपने इस नंबर का टेबल पढ़ना होता है। तो 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है? 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे। तो जितने नंबर पे वो आता है, जितने टाइम्स आता है, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि 3 7 टाइम्स 21 होता है, तो 7 पे आता है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली टर्म से, जो कि है x² + 4 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन। अब इधर भी ऐसे ही करना है, अब इधर बस इसका टेबल पढ़ना है 7 का। तो 7 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है? वो आता है 3 टाइम्स, तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 1। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो 7 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 7x²। 7 को 4 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 28, और यहाँ पे आ जाएगा -3x, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? नीचे आपके पास 21 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर तो कोई चीज़ फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन ये जो नीचे 21 डिवाइड हो रहा है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये चीज़ बन जाएगी 7x² + 28 - 3x। और आप देखिए 21 डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ के 1 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 21 1 टाइम्स कितना होता है? 21। यहाँ पे 21 आ गया। अब इस 21 को भी इस साइड पे मूव कर लें, तो ये हो जाएगा 7x²। मैं इनको अरेंज करके लिख रहा हूँ, पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, ये है -3x,
और +28, ये वाली टर्म +20 और ये +21 यहाँ की क्या हो जाएगा -21 इक्वल्स टू 0। और इसको फर्दर करेंगे, ये हो जाएगा 7x² -3x प्लस माइनस माइनस यानी 28 में से 21 निकाल दें तो ये होता है 7 और साइन बड़ी वैल्यू का तो प्लस का आएगा क्योंकि 28 के पीछे प्लस का साइन है इक्वल टू 0। और अब आप देखें ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिख के भी दिखा दी थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c। साइन का आपने ख्याल नहीं करना, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले x की वाली टर्म्स होनी चाहिए, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट वाली टर्म होनी चाहिए। तो उसको हम बोल लेते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये तो आप यहाँ पे लिख देंगे दोबारा से, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन भी आप लिख सकते हैं, ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज, और उसकी जगह पे यही लिख देंगे यानी 7x² -3x + 7 इक्वल्स टू 0। तो यही हमारा इस पार्ट का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये नेक्स्ट पार्ट मैंने पार्ट नंबर 3 लिख लिया है। यहाँ पे भी ये देखें आपके पास ये 2 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, तो अदर भी आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप रूल याद रखिएगा कि अगर आप कोई चीज़ 2 चीज़ों का इस तरह एलसीएम निकाल रहे हैं और उनमें जो नीचे चीज़ लिखी हुई है यानी डिनोमिनेटर में वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी एक जैसी नहीं है। जिस तरह देखें ये पूरी टर्म x+1 है और ये सिर्फ x है, तो ये एक जैसी नहीं है। तो इसका एलसीएम का रूल ये होता है कि आप एक दफ़ा इस वाली टर्म को लिख लें और एक दफ़ा इस वाली टर्म को लिख लें। तो जब भी डिनोमिनेटर्स के अंदर ऐसी टर्म्स आएँ जो कि बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, यानी ये एक जैसी ना हो, सेम ना हो, तो आपने उन दोनों को एक ही दफ़ा लिख लेना होता है, वही आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे x+1 और x दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसलिए हम इन दोनों को एक ही दफ़ा लिख लेंगे, वही इनका एलसीएम कहलाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन डालेंगे, x+1 और x को हम लिख लेंगे एलसीएम के तौर पे। पहले x लिख लेता हूँ और बाद में उसके साथ मल्टीप्लाई करके x+1 लिख लेता हूँ, इस तरीके से। अब क्या करना होता है, ये रूल जिस तरह नंबर्स के केस में होता है उसी तरह का रूल यहाँ पे होता है, बस बताने में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है लेकिन रूल सेम ही होता है। आपने इस एलसीएम को इन नंबर्स पे डिवाइड करना होता है, यानी इन एक्सप्रेशंस पे डिवाइड करना होता है, और जो चीज़ें बच जाती हैं उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका आसान तरीका ये होता है इस तरह के अलजेब्राइक केस के अंदर कि आप देखें जिस तरह पहले वाला जो आपके पास फ्रैक्शन है इसमें डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है x+1 और आपके एलसीएम में भी क्या है x+1। तो जाहिर बात है जब आप इस सारी चीज़ को इस पर डिवाइड करेंगे तो सेम चीज़ कैंसिल हो जाएगी, यानी x+1 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसके केस में सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। जो चीज़ बचती है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x²। यहाँ पे आप x² लिख दें, प्लस का साइन सेम यहाँ पे भी देखें, इसमें और इसमें क्या सेम है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा x+1। और x+1 को जब ऊपर x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं उनके ऊपर पावर 2 लगा देते हैं, तो आप यहाँ पे लगा देंगे x+1 के ऊपर पावर 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस, अब आप लोगों को a + b² का फॉर्मूला आता होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है a² + 2a बोलते हैं पहली वाली टर्म को यानी x को, b बोलते हैं सेकंड वाली टर्म को यानी 1 को, a² + 2ab + b² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास x × x+1 और यहाँ पे आ जाएगा 6 वैसे का वैसे ही। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखें x² और x² ऐड हो सकते हैं, x² में x² ऐड करें तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2x²। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2x को फर्दर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 टाइम्स x 2x और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे वापस 2x ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और नीचे आप इनको भी मल्टीप्लाई कर लें ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। तो x को अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे x² और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x और यहाँ पे आ जाएगा 6। इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप इसके नीचे खुद से 1 लिख दें ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। अब जो ये वाली आपके पास फ्रैक्शन है और जो ये वाली फ्रैक्शन है, देखें ये इक्वलिटी के साइन पे एक कंप्लीट फ्रैक्शन है, ये भी एक कंप्लीट फ्रैक्शन है। ऐसे केस में हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को इधर सबसे और x² + x को इधर सबसे। तो 1 को जब मैं 2x² से करूँगा तो 2x² ही आएगा, 1 को जब मैं 2x से करूँगा तो 2x ही आएगा और 1 को जब 1 से करूँगा तो 1 ही आएगा। इधर 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो देखो 6 को x² से करूँगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6x² आएगा, 6 को प्लस x से करेंगे तो 6x आएगा। तो यहाँ पे हो गया यहाँ तक। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे इन दोनों को उठाकर वहाँ पे मूव कर लें या फिर इन सब को उठाकर इधर मूव कर लें।
दोनों चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं जहाँ पे एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ग्रेटर कॉफिशेंट होते हैं, उस तरफ चीज़ों को मूव करने से थोड़ी सी आसानी मिल जाती है। अदरवाइज़ दोनों तरीके ठीक हैं। तो मैं यही करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6x² वैसे का वैसे ही राइट साइड पे, 6x वैसे का वैसे ही। ये प्लस 2x को यहाँ पे मूव करूँगा, सॉरी प्लस 2x² को यहाँ पे मूव करूँगा, ये नेगेटिव 2x² हो जाएगा। ये प्लस 2x को भी यहाँ पे मूव करूँगा, ये नेगेटिव 2x हो जाएगा। और प्लस 1 को भी यहाँ पे मूव करूँगा, ये नेगेटिव 1 हो जाएगा। और उधर कुछ भी नहीं बचेगा, उधर सिर्फ बचेगा 0। अब आप इनको सॉल्व कर लें तो देखें 6 - 2 कितना होता है, ये होता है 4x², यानी 6 - 2 4 और x² वैसे ही। और यहाँ पे भी आप देखें 6x - 2x कितना होगा, ये भी 4x होगा, क्योंकि साइन प्लस का आएगा, क्योंकि 6 के पीछे प्लस का साइन है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1 वैसे ही, और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इधर हो या इधर लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाकी ये आप देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इधर आपके पास x² के साथ 4 लिखा हुआ है, x वाली टर्म भी है, कॉन्स्ट वाली टर्म भी है। तो आप यही चीज़ दोबारा से कोट कर देंगे कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज़, और इसी चीज़ को दोबारा लिखेंगे आप, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होगी 4x² प्लस 4x - 1 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 इधर हो या इस तरह हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए मैंने ये नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पे भी हम इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये दो आपके पास फ्रैक्शन है, बीच में माइनस का साइन है, आपको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। और अभी मैंने लास्ट आपको सवाल में बताया है कि जब भी आपके पास दो फ्रैक्शन लिखी हों और उनके डिनोमिनेटर में डिफरेंट चीज़ें हों, यानी एक्सप्रेशंस मैच ना कर रही हों, सिमिलर ना हो, तो उनका एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि उन दोनों एक्सप्रेशंस को जो नीचे लिखी हुई हैं एक एक दफ़ा लिख लें। यानी आप इधर एक लाइन डालेंगे इस तरीके से, और एक दफ़ा आप लिख लेंगे x+4 को इस तरीके से, x+4 ब्रैकेट्स, और एक दफ़ा लिख लेंगे x को इस तरीके से। ये मल्टीप्लाई होते हैं एलसीएम, इसलिए इनको इस फॉर्म में लिखते हैं। आगे भी मैंने आपको भी तरीका समझा दिया है कि अब आपने आगे क्या करना होता है। पहली जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर देखें, उसके डिनोमिनेटर में और एलसीएम में जो चीज़ सेम है वो कैंसिल हो जाती है, उसको छोड़ दें। जिस तरह यहाँ पे भी x+4 है, यहाँ पे भी x+4 है, इसको छोड़ दें। सिर्फ क्या बचा, x बचा। जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x × x+3, माइनस का साइन। इधर भी यही रूल देखें, x और x+4 में, यानी सारी चीज़ में क्या चीज़ सेम है, x और x दोनों में सेम है। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, x+4 बचा। और इस चीज़ को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी है। अब क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज गलती हो सकती है। तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट डालूंगा, और x+4 को x-5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x+4 × x-5 ब्रैकेट क्लोज। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, और ये वाली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इक्वल टू 1। यहाँ तक मैंने इसको कर लिया। अब मैंने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं x को x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा x², और इस x को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 3x, माइनस का साइन। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना है इन x को इन सब के साथ। तो मैं यहाँ पे अब एक स्टेप और भी हो सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब आप लोगों को चीज़ें पता हैं। मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स डालूंगा, ये ब्रैकेट्स डालना ज़रूरी है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, इन सब ने इस साइन ने इन सबको चेंज करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x² आएगा, इस वाले x को -5 से करूँगा तो -5x आएगा, +4 को x से करूँगा, अब इसकी बारी है तो 4x आएगा, और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस लिखें, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 आएगा, और ब्रैकेट क्लोज। और नीचे भी आप ये मल्टीप्लाई कर दें, x को x से x², x को +4 से 4x, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, जस्ट 1। अब हम इनकी ब्रैकेट्स खोलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 3x, ये हो जाएगा -x², तो माइनस माइनस +5x, और ये हो जाएगा माइनस प्लस -4x, और माइनस माइनस +20। ये आपने ख्याल रखना है, जब ब्रैकेट्स खोलेंगे बाहर माइनस का साइन हो, अंदर साइन चेंज करेंगे, और नीचे आपके पास डिवाइड करके आ जाएगा x² + 4x = 1। अब आप देखें सॉल्व करें तो देखें ये पॉजिटिव x² है और ये नेगेटिव x² है। जब दो चीज़ें सेम हो, उनके साइन अपोजिट हो, वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये तो इससे क्या हो गई, कैंसिल आउट। अब आप देखें क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा +3x, यहाँ पे बचा +5x। तो 3x + 5x कितना होता है, वो होता है 8x, यानी 5 + 3 कितना होता है, 8x। और 8x में से -4x करना है, यानी -4 कर देना, 4 निकाल देना है। तो 8 में से 4 निकाल दें तो ज़ाहिर बात है 4x आएगा। तो
4x हो गया, और ये +20 वैसे का वैसे ही हो गया, और नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है x² + 4x, ये वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे 1 वैसे का वैसे ही। इस 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से 1 लिख दें ताकि आपके लिए आसानियाँ हो जाए। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को इधर और इस वाले 1 को इधर। तो 1 को 4x से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, वो हो जाएगा 4x + 20, और यहाँ पे इस x² + 4x को 1 से करूँगा तो 1 को पहले x² से करना पड़ेगा, तो वो x² आ जाएगा, या 1x² लिख लें, और 1 को जब +4x से करूँगा तो वो आ जाएगा 4x, इस तरीके से। अब आप इन सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, टर्म्स हैं, इनको उस तरफ मूव कर लें, तो ये हो जाएगा ये वाली वैसे ही x² + 4x, ये वाला +4x जब इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो ये -4x हो जाएगा, और जो +20 है वो जब इक्वेशन के इस तरफ आएगी तो वो -20 हो जाएगा, यानी +20 यहाँ पे -20 + 4x यहाँ पे -4x, और यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 0 को वैसे ही लिखेंगे x², और देखें ये प्लस का 4x है, ये नेगेटिव का है, ऑपोजिट साइन है, सेम चीज़ें हैं, तो ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा x² - 20। अब देखें ये पहला केस आया है जिसमें x वाली टर्म्स नहीं है। अगर मैं इसको और थोड़ा बेहतर करके लिख लूँ तो ये ऐसी होगी x², ठीक है, मैं आगे इसमें खुद से ये चीज़ लिख रहा हूँ, प्लस लिख सकते हैं आप भी 0x - 20। ये मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें बीच में bx होता है, तो यहाँ पे क्योंकि b तो है ही नहीं, यानी x की पूरी टर्म ही नहीं है, तो इसलिए मैंने 0x लिख लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0x टाइम 0 ही होगा, बाकी चीज़ x² - 20 ही बचेगी। लेकिन इससे पता क्या चला, क्योंकि एज b = 0, b क्यों 0 है, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। तो मैंने आपको कहा था जब b 0 हो जाए, यानी x वाली टर्म 0 बना दे b की वजह से, तो फिर इसका मतलब होता है आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप देखें यहाँ पे b 0 है, क्योंकि आपको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख भी देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ax² + bx + c = 0, ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको कहा था जब ये b 0 हो जाए, या आप ऐसे कह लें कि ये बीच वाली टर्म ही ना आए, तो जो इक्वेशन आती है आपके पास उसको आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो आप देखें इधर ऐसा ही है, बीच में x वाली टर्म है ही नहीं, तो आप इसको लिखेंगे सो, क्योंकि हमने इसको पॉइंट आउट करना था क्वेश्चन के अंदर कि जो आएंगी ये वाली इस तरह की, तो आप लिखेंगे सो x² - 20, इसी को मैं लिख रहा हूँ, = 0 इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपने बताना था, इस क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट थी, तो हमने बता दिया कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप आसानी से भी बता सकते हैं देखिए कि x वाली टर्म्स नहीं आ रही तो ये प्योर है। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। अब इसका कर लेते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो ये मैंने इसका लास्ट पार्ट लिख लिया है। आप देखें यहाँ पे भी 2 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में सेम नहीं थे। तो मैंने आपको बताया था जब भी 2 फ्रैक्शंस लिखी हों आपने एलसीएम निकालना हो और उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, एक जैसे ना हो, तो आप उन दोनों को एक एक दफ़ा लिख लेते हैं, वही उसका एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है, आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे इस तरीके से। तो एक बार आप लिख लेंगे x+2 को, और एक बार आप लिख लेंगे x+3 को। ठीक है, आगे प्रोसेस भी मैं आपको अभी समझा चुका हूँ थोड़ी देर पहले। आपने क्या करना है, आपने पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखना है। तो देखें डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है x+2, और एलसीएम में भी क्या है कि x+2। तो जो चीज़ सेम होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, जो बचेगी उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बचता क्या है, बचता है x+3। तो x+3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x+1 से। तो आप लिख देंगे यहाँ पे x+3 × x+1, आगे प्लस का साइन। और यहाँ पे आप देखें इधर सेम प्रोसीजर, x+3 इधर भी लिखा हुआ है, एलसीएम में भी x+3 है, तो x+3 से कैंसिल हो जाएगा, और x+2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x+2 से, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर से वो दोनों सेम है। तो ये बहुत आसान है, आप लिख देंगे जस्ट x+2 का स्क्वायर, क्योंकि जब 2 सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं उनके ऊपर स्क्वायर आ जाता है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 25/12। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, आपको मल्टीप्लाई करना आता है। पहली वाली टर्म को इन दोनों से करेंगे तो x टाइम्स कितना हो जाएगा, x², x1 टाइम्स कितना हो जाएगा, x। इधर अब 3 की बारी, +3 को x से करेंगे तो +3x, और +3 को +1 से करेंगे तो प्लस 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 होता है, 3 1 टाइम्स 3 होता है तो 3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, वो होता है a² यानी x² + 2a, मतलब पहली वाली टर्म x, b मतलब दूसरी वाली टर्म यहाँ से लिखते हैं वो है 2, और प्लस b², और b यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मैं भी यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। और नीचे भी आप इसको इस तरह सॉल्व कर लें, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को x से मल्टीप्लाई करें, x², x को +3 से करें +3x, और अब +2 की बारी, +2 को x से करेंगे +2x, और +2 को +3 से करेंगे प्लस प्लस प्लस, और 2 3 टाइम्स 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा आपके पास 12।
अब इनको आपने देखिए सॉल्व करना है, काफ़ी सारी ये टर्म्स हैं। तो आप देखें एक तो एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 2x²। तो यहाँ पे आप लिख दें 2x²। अब ज़रा x वाली टर्म्स को देखें, तो ये देखें ये है x + 3x, ये कितने हो जाएंगे 4x। ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। x + 3x कितना हो जाएंगे 4x। और यहाँ पे भी मैं ये +3 को वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाला x² प्लस कर चुका हूँ, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 टाइम्स 4 होता है, 4 को x से करूँगा तो 4x, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे एक स्टेप और कर दिया। यहाँ पे आप देखें x² वैसे ही, 3 + 2 कितने होते हैं, वो होते हैं 5x, और +6 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे 25 भी वैसे का वैसे ही, और 12 भी वैसे का वैसे ही। अब आप देखें ये 4x और 4x ऐड हो सकते हैं, तो आप इसको कर दें, ये हो जाएगा 2x², 4 + 4 8x, और ये 3 और 4 ऐड हो सकते हैं, 3 + 4 12 होते हैं, और 3 + 4 7 होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दें 7, और नीचे आपके पास आ जाएगा x² + 5x + 6, और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 12। अब इसका मतलब है आपने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 12 इधर सब टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 को इधर लिख के इन सब टर्म से मल्टीप्लाई कराना है। तो मैं करवाने लगा हूँ, मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, आपने बस साथ साथ देखना है। तो पहले 12 को करवाना है 2 से, तो 12 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24, साथ आप लिख देंगे x²। अब 12 को आपने किससे करवाना है, अब आपने 12 को करवाना है 8 से। तो 12 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 96, और साथ x लिखते हैं। अब प्लस, क्योंकि 12 को आप किससे करवाना है 7 से, तो जब आप 12 को 7 से करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 84, तो आप यहाँ पे लिख दें 84 इक्वल टू का साइन। अब 25 की बारी, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिखूंगा, 25 को x² से कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 25x²। 25 को 5 से मैंने बेसिकली कराना है, तो ये आपको 125 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 125x, 7x वैसे ही आएगा। और अब आपने 25 को 6 से करवाना है, 25 को 6 से करवाएं तो 150 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। अब आपने क्या करना है, देखें x² के जो है ग्रेटर कोफिशिएंट किधर है, ज़्यादा सबसे बड़ा कोफिशिएंट किधर है, तो x² का कोफिशिएंट 25 यहाँ पर है, और भी यहाँ पे कोई x² है ही नहीं, यही है। तो इन सारों को मैं इधर मूव करवा देता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 25x², यानी ये वाली सारी चीज़ें पहले लिख रहा हूँ, प्लस 125x प्लस 150, और ये प्लस 24x² यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव 24x², ये प्लस 96 यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव 96x, और ये प्लस 84 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव 84, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा यानी 0 बचेगा। अब आप इनको सॉल्व करवाएं, तो देखिए x² वाली टर्म्स x² वाले के साथ सॉल्व होंगी, तो 25 में से 24x² निकाल दें तो जस्ट क्या बचेगा 1x², या खाली आप इसको x² लिख सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे 125 में से आपने क्या निकालना है -96 करना है, ठीक है, क्योंकि तो 125 -96 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस, तो देखें ये प्लस 125x और -96, यानी प्लस माइनस माइनस, आप 125 में से 96 माइनस करेंगे आपको 29 मिलेगा, x साथ वैसे ही आप लिख देंगे, और प्लस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि 125 बड़ी वैल्यू थी 96 से, उसके पीछे प्लस का साइन था, तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। अब आपके पास रह गया ये प्लस 150 और ये वाला नेगेटिव 84, ये प्लस वाला और ये नेगेटिव वाला, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट 150 में से आपने माइनस कर देना है 84, तो जब आप 150 में से 84 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 66, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 66, और साइन बड़ी वैल्यू का 150 के पीछे प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। तो देखें ये इक्वेशन किससे मैच करती है, ये मैच करती है स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि इसमें x² वाली टर्म भी है, इसमें x वाली टर्म भी है, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म भी है। तो आप लिख देंगे कि ये आपकी रिक्वायर्ड जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन का मतलब है आपका क्वेश्चन जो आपको दी हुई थी उसकी आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज, और ये वाली चीज़ आप लिख देंगे, यानी x² प्लस 29x प्लस 66, तो यही हमारा इसका सोल्यूशन था। तो उम्मीद है आपको सारे जो पार्ट्स मैंने करवाए हैं वो समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।